Good evening, everyone. Let us start our today's session. Sit back comfortably. We will do a short meditation. Close your eyes. Take a deep breath in, deep breath out. Focus on your breathing. Focus on your heartbeat. How am I feeling today? How am I feeling in the now? What is lacking in the present moment? Think about it. Do I need anything at this very moment? Or do I have everything to give my best in the present? Ask yourself, and you'll get the answer. Hear your inner voice. My inner voice says, I have everything in the present moment. I have my potential, my capacities. I have God's guidance, love, and blessings. And I can make anything possible. Am I giving my best in the present moment? Think about it. If your answer is yes, then keep it up. And if you think you need to do some more efforts, do it in the present moment. Do it in the now, because now has the power. You are the power. You are a powerful being. Always remember this. God loves you a lot. Love yourself. Uplift yourself. I am a pure, powerful being. I am peaceful. I am happy. And I give my best in every situation of my life. Om Shanti. Thank you. Let me share the screen. Is the screen visible to everybody? हाँ जी बिल्कुल। Thank you. Today we are going to start from ordinary unconsciousness and deep unconsciousness. What do you mean by different levels of unconsciousness? जो सीकर हैं वो पूछ रहे हैं ऑथर से यानी कि नोअर से कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस से आपका क्या मतलब है। क्योंकि लास्ट क्लास हमने ये देखा था ना, ऑथर ने बोला था मोस्ट ह्यूमंस अल्टरनेट नॉट बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस बट ओनली बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ऑथर ने ये बोला था कि बहुत लोग कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच में ऑल्टर नहीं करते।
पर वो अनकॉन्शियसनेस के ही डिफरेंट लेवल्स के बीच में ऑल्टर करते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो ऑल द टाइम अनकॉन्शियस ही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस एंड डीप अनकॉन्शियसनेस। As you probably know, in sleep, you constantly move between the phases of dreamless sleep and the dream state. ऑथर कह रहे हैं जैसे स्लीप के टाइम पर होता है ना कि हम हमें कभी ड्रीम्स आती हैं कभी नहीं आती है, सिमिलरली इन वेकफुलनेस मोस्ट पीपल ओनली शिफ्ट बिटवीन ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस एंड डीप अनकॉन्शियसनेस. व्हाट आई कॉल ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस मीन्स being identified with your thought processes and emotions, your reactions, desires, and aversions. It is most people's normal state. मोस्ट पीपल की नॉर्मल स्टेट क्या होती है? ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस. उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऑर्डिनरीली प्रिवेल करती है. और इसमें क्या होता है कि हम अपने ही थॉट प्रोसेसेस, अपने ही इमोशंस के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं. खुद के रिएक्शंस, डिजायर्स, अवर्शंस, इन सब में ही हम आइडेंटिफाई करके रखते हैं खुद को. इन दैट स्टेट यू आर रन बाय द इगोइक माइंड एंड यू आर अनअवेयर ऑफ बीइंग. इस स्टेट में क्या होता है? हमें इगोइक माइंड चला रहा होता है और हमें हमारे बीइंग का पता ही नहीं होता. इट इज अ स्टेट नॉट ऑफ acute पेन और अनहैप्पीनेस बट ऑफ एन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस लो लेवल ऑफ unease, discontent, boredom or nervousness, a kind of background static. इस स्टेट में हमें बहुत ज्यादा पेन या अनहैप्पीनेस नहीं होती है पर एक ऑलमोस्ट हमें लो लेवल फील होता है. जैसे लो फील होता है, अनईजीनेस, डिसकॉन्टेंट, पूरी तरह से संतुष्टता नहीं होती है, बोर्डम होती है, नर्वसनेस होती है. ये सब बैकग्राउंड में हमारे चलते रहता है. You may not realize this because it is so much a part of normal living, just as you are not aware of a continuous low background noise, such as the hum of an air conditioner until it stops. तो ऑथर कह रहे हैं कि इसको लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये नॉर्मली चलते ही रहता है, बैकग्राउंड में नॉइस करते ही रहता है और ये मेजर पार्ट के लिए होता है ना. जैसे कि अगर एयर कंडीशनर का हम हो, वो चलता ही रहे तो उसको इतना नोटिस नहीं किया जाता. जब वो स्टॉप होता है तब हम उसे नोटिस करते हैं कि हाँ एयर कंडीशनर चल रहा था. तो उसी तरह से ये ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस भी है. जब हम इसे ब्रेक कर लेंगे तब हमें रियलाइज होगा. When it suddenly does stop, there is a sense of relief. जैसे ही ये स्टॉप होता है वैसे ही हमें रिलीफ मिलता है. Many people use alcohol, drugs, sex, food, work, television, or even shopping as anesthetics in an unconscious attempt to remove the basic unease. इस बेसिक अनईज को रिमूव करने के लिए लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शन यूज करते हैं या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. When this happens, an activity that might be very enjoyable if used in moderation becomes imbued with a compulsive or addictive quality, and all that is ever achieved through it is extremely short-lived symptom relief. ये जब होता है ना तो ये जो एक्टिविटी है ये बहुत, जो कि एंजॉयबल हो सकती थी अगर हम उसको मॉडरेशन में यूज करते, मतलब कि अगर हम उसे थोड़ा थोड़ा यूज करते ना तो हम उसको एंजॉय कर पाते. पर यहाँ पर हम उसको कंपल्सिव बना देते हैं, इसको हम एज एन एडिक्शन यूज करने लग जाते हैं. और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड सिम्टम रिलीफ होती है. मतलब जब भी आप इन सब एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हो तो आपको रिलीफ मिलती है, वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है. The unease of ordinary unconsciousness turns into the pain of deep unconsciousness. ये जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में जो अनईज हम फील करते हैं और यही टर्न हो जाती है डीप अनकॉन्शियसनेस के पेन में. ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में हमें इतना ज्यादा पेन नहीं महसूस होता है लेकिन डीप अनकॉन्शियसनेस में हमें वो पेन महसूस होता है. अ स्टेट ऑफ मोर एक्यूट एंड मोर ऑब्वियस सफरिंग और अनहैप्पीनेस व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तब अनहैप्पीनेस और सफरिंग जो होती है ना
वो वाली स्टेट पे हम चले जाते हैं। When the ego is threatened or there is a major challenge, threat or loss, real or imagined in your life situation or conflict in a relationship, तो जो ईगो है वो थ्रेटेंड हो जाती है। और यहाँ पे एक मेजर चैलेंज होता है। ये थ्रेट या लॉस जो भी है ना, ये हो सकता है कि रियल में लाइफ में हो या फिर लाइफ में नहीं हो, हमने इमेजिन कर रखा हो, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम सोचते रहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अगर कुछ बुरा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो उस टाइम भी हमें एक थ्रेटेंड फील होता है हमारी इगोइक माइंड को। It is an intensified version of ordinary unconsciousness, different from it not in kind but in degree। तो जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस है ना, उसी का एक इंटेंसिफाइड वर्जन है, बहुत ज्यादा एक गहरा वर्जन है। तो ये दूसरे काइंड का नहीं है, पर इसकी डिग्री में चेंज हो रहा है। मतलब ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस की हायर डिग्री को हम डीप अनकॉन्शियसनेस कहेंगे। In ordinary unconsciousness, habitual resistance to or denial of what is creates the unease and discontent that most people accept as normal living। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में क्या होता है, जो हैबिचुअली हम रेजिस्ट करते रहते हैं या फिर जो सच है उसको डिनाई करते हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा था ना कि जो भी है व्हाट इज, उसको हम जब पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं तो हम हैप्पी हो सकते हैं। लेकिन जब हम व्हाट इज जो सामने है उसको अगर हम डिनाई करते हैं ना, तो उसी से वो अनईजीनेस क्रिएट होती है और डिसकंटेंटमेंट क्रिएट होती है, जो कि बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं एज नॉर्मल लिविंग। मतलब उस अनइजीनेस को और डिसकंटेंटमेंट को बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। When this resistance becomes intensified through some challenge or threat to the ego, it brings up intense negativity such as anger, acute fear, aggression, depression, and so on। जब ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएगा ना रेसिस्टेंस, कोई चैलेंज अगर थ्रेट आ गया ईगो को, तो उस वक्त क्या होगा, नेगेटिविटी अपनी पीक पे पहुंच जाएगी, जैसे कि एंगर या फियर, एग्रेशन, लोग हिंसक बन सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है। इसी तरह से डीप अनकॉन्शियसनेस often means that the pain body has been triggered and that you have become identified with it। जब डीप अनकॉन्शियसनेस होगी, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पेन बॉडी है वो ट्रिगर हो चुकी है और हमने अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर लिया है। फिजिकल वायलेंस वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट डीप अनकॉन्शियसनेस। जो लोग फिजिकली वायलेंस करते हैं वो बहुत ही डीप अनकॉन्शियसनेस में है, क्योंकि डीप अनकॉन्शियसनेस में हुए बिना लोग वायलेंट नहीं होते। It can also occur easily whenever and wherever a crowd of people or even an entire nation generates a negative collective energy field। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये तभी भी ऑकर हो सकता है जब एक क्राउड ऑफ पीपल या फिर पूरा नेशन जो है, वो सभी लोग अगर नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो वो एनर्जी फील्ड ही नेगेटिव क्रिएट करेंगे। और इस नेगेटिव एनर्जी फील्ड के वजह से क्या है, आसपास के लोग भी अफेक्ट होंगे। जैसे ऑथर ने बोला था कि अगर कोई एनलाइटेंड सोल है, एनलाइटेंड कोई बीइंग है, तो उसके आसपास रहने से हमारे अंदर भी एनलाइटनमेंट वाले कुछ कुछ गुण आ जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम नेगेटिविटी में रहते हैं, तो फिर नेगेटिव वाले इमोशंस भी हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारी एनर्जी फील्ड भी फिर नेगेटिव हो जाती है। The best indicator of your level of consciousness is how you deal with life's challenges when they come up। बेस्ट इंडिकेटर क्या है कॉन्शियसनेस का, कि लाइफ के जब चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं तो हम उनसे कैसे डील करते हैं। Through those challenges, an already unconscious person tends to become more deeply unconscious and a conscious person more intensely conscious। ये जो लाइफ में challenges आते हैं, अगर कोई अनकॉन्शियस पर्सन है वो इन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो वो डीपली अनकॉन्शियस होगा। फिर उसकी पेन बॉडी और ज्यादा ट्रिगर होगी, वो और ज्यादा नेगेटिविटी में जाएगा।
और ये लूप उनका चलते ही रहेगा डीप अनकॉन्शियसनेस में। लेकिन अगर कोई कॉन्शियस पर्सन उन चैलेंजेस से डील कर रहा है तो वो इंटेंसली कॉन्शियस बनेगा, उसकी कॉन्शियसनेस और ज्यादा इंक्रीज होगी। यू कैन यूज अ चैलेंज टू अवेकन यू, और यू कैन अलाउ इट टू पुल यू इनटू इवन डीपर स्लीप। तो ऑथर कह रहे हैं कि कोई चैलेंज अगर आया है हमारे सामने, तो हम उसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। या तो हम खुद को अवेकन करने के लिए यूज कर सकते हैं, खुद को कॉन्शियस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको अलाउ करें कि वो हमारे एकदम माइंड में आए, इगोइक माइंड को इगोइक माइंड के साथ में खुद को आइडेंटिफाई करे, और उसके बाद में हम डीपर स्लीप में यानी कि अनकॉन्शियसनेस में चले जाएं। तो या तो हम कॉन्शियस बन सकते हैं किसी चैलेंज से, या फिर अनकॉन्शियस बन सकते हैं। द ड्रीम ऑफ ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस देन टर्न्स इनटू अ नाइटमेयर। तो ये जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस की ड्रीम है ना, ये एक नाइटमेयर, एक बुरे सपने की तरह होती है। इफ यू कैनॉट बी प्रेजेंट इवन इन नॉर्मल circumstances such as when you are sitting alone in a room, walking in the woods, or listening to someone, then you certainly won't be able to stay conscious when something goes wrong, or you are faced with difficult people or situations with loss or the threat of loss। ऑथर बता रहे हैं अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मली जब हम उठते बैठते हैं, चलते हैं, कोई को सुनते हैं, उस टाइम अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहे, उस टाइम अगर हम कॉन्शियस नहीं रहे, तो फिर जब कुछ गलत होगा तब भी हम कॉन्शियस कैसे रह पाएंगे? You will be taken over by a reaction, which ultimately is always some form of fear, and pulled into deep unconsciousness। तो हमें कोई रिएक्शन टेक ओवर कर सकता है, मतलब हमने कुछ सिचुएशन आई और रिएक्ट कर दिया। ये अल्टीमेटली क्या होगा? कोई ना कोई फॉर्म ऑफ फियर है। क्योंकि जब हमें अंदर से फियर लगता है ना, जब इगोइक माइंड को कोई थ्रेट लगता है, तब फिर वो रिएक्ट करने के लिए कोशिश करता है, और फिर हम और ज्यादा अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। दोज चैलेंजेस आर योर टेस्ट, अंडरलाइन, दोज चैलेंजेस आर योर टेस्ट। ये चैलेंजेस ही तो हमारे टेस्ट होते हैं। Only the way in which you deal with them will show you and others where you are at as far as your state of consciousness is concerned, not how long you can sit with your eyes closed or what visions you see। तो ये जो चैलेंजेस आते हैं ना लाइफ में, इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि जब हम अपनी आईज क्लोज करके या तो मेडिटेशन में बैठते हैं, तो उस वक्त वाला ना, उस टाइम तो कोई चैलेंजेस नहीं होते ना हमारे सामने, तब तो हमें मेडिटेशन करना होता है एक शांत जगह पे बैठकर। लेकिन जब लाइफ में हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कितनी है। So it is essential to bring more consciousness into your life in ordinary situations when everything is going relatively smoothly। तो हमें बहुत जरूरी है कि और ज्यादा कॉन्शियसनेस अपनी लाइफ में हम लेकर आए ऑर्डिनरी सिचुएशंस में। जब सब कुछ स्मूथली चल रहा है आपकी लाइफ में, तब छोटे छोटे मोमेंट्स जो आपके रेगुलर रूटीन वाले हिस्से हैं, उसमें हम अगर कॉन्शियसनेस लेकर के आएंगे ना, तभी तो हम आगे की लाइफ की सिचुएशंस में, बड़ी बड़ी सिचुएशंस में भी उसको यूज कर पाएंगे। इन दिस वे यू ग्रो यू इन प्रेजेंस पावर। तो हम ग्रो करेंगे इस तरह से। इट जनरेट्स एन एनर्जी फील्ड इन यू एंड अराउंड यू ऑफ अ हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इससे हमारे हमारी एक एनर्जी फील्ड जनरेट होगी, एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होगी हमारे अराउंड। नो अनकॉन्शियसनेस, नो नेगेटिविटी, नो डिस्कॉर्ड और violence can enter that field and survive, just as darkness cannot survive in the presence of light। जब हमारी वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाएगी ना, तो फिर कोई भी अनकॉन्शियसनेस वहां पे नहीं रह सकती, कोई नेगेटिविटी नहीं रह सकती, कोई डिस्कॉर्ड नहीं रहेगी, सिर्फ हार्मनी ही रहेगी, वायलेंस भी नहीं रहेगा, लव रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा।
जैसे कि अगर लाइट होती है तो उसकी प्रेजेंस में डार्कनेस नहीं होता, वैसे ही जब हम कॉन्शियस होते हैं तो उसकी प्रेजेंस में कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती. व्हेन यू लर्न टू बी द विटनेस ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस व्हिच इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, you may be surprised when you first become aware of the background static of ordinary unconsciousness and realize how rarely, if ever, you are truly at ease within yourself. जब हम लर्न करते हैं ना अपने थॉट्स को, इमोशंस को विटनेस करना, अपने थॉट्स को, इमोशंस को विटनेस करना, हमने ये पढ़ा है ना कि जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, जो भी थॉट्स क्रिएट हम कर रहे हैं, जो इमोशंस हमारे जनरेट हो रहे हैं, तो उसको हम देखें, उसको हम विटनेस करें एज ए विटनेस. वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारे प्रेजेंस का, बीइंग प्रेजेंट का. जो हमारी बीइंग है वो उसको विटनेस जब करती है ना, और हम प्रेजेंट मोमेंट पर देख. You may be surprised when you first become aware of the background static of ordinary unconsciousness and realize how rarely, if ever, you are truly at ease within yourself. तो जब हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से विटनेस करना शुरू कर देते हैं, मतलब कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमने बात करी ना, ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस बैकग्राउंड में जो चलते रहते हैं, वो अनईजीनेस और ये सब एक लो लेवल पर, तो उसको हम फील कर पाते हैं, उसको हम रियलाइज कर पाते हैं. फिर हम रियलाइज करते हैं कि कितने, मतलब कितने रेयरली हम अपने साथ में ईज में रहते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस की वजह से तो अनईजीनेस आती है. On the level of your thinking, you will find a great deal of resistance in the form of judgment, discontent, and mental projection away from the now. हम अपनी थिंकिंग के लेवल पे अगर स्टार्ट करें, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट तो थिंकिंग से ही होता है, थिंकिंग इज द सीड. तो जब हम अपने थिंकिंग के लेवल पर देखना शुरू करते हैं ना, अपने थॉट्स और इमोशंस को विटनेस करना, तो हम देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस आता है हमारे अंदर, ये क्यों आता है? क्योंकि हम जजमेंटल होते हैं, हमारे अंदर डिसकॉन्टेंट होता है, असंतुष्टता होती है. और जो मेंटल प्रोजेक्शन होती है, जो मेंटली हम प्रोजेक्ट करते हैं अवे फ्रॉम द नाउ, या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, ऐसा हुआ था लेकिन ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता तो आज ऐसा होता, ऐसा सोचते हैं ना. और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ऐसा ऐसा होगा तो फिर हम ऐसे ऐसे करेंगे. तो ये जो मेंटल प्रोजेक्शन होती है ना अवे फ्रॉम नाउ, इन सब की वजह से हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते. ऑन द इमोशनल लेवल, अब तो थिंकिंग लेवल देख लिया, इमोशनल लेवल पर हमें क्या दिखेगा? देयर विल बी एन अंडर करेंट ऑफ अनईज, टेंशन, बोर्डम और नर्वसनेस. ये सारे इमोशंस दिखेंगे. बोथ आर एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंड इन इट्स हैबिचुअल रेसिस्टेंस मोड. और ये दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं हमारे माइंड के जब हम हैबिचुअली अपने रेसिस्टेंस मोड पे रहते हैं तब. तो हमें अपने आप से पूछना है, अपने आप में ध्यान रखना है कि हमें जजमेंटल नहीं बनना है, किसी को भी जज नहीं करना है, किसी सिचुएशन को भी जज नहीं करना है. और जो जैसा है उसको वैसा अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो डिसकॉन्टेंटमेंट नहीं आएगी. इनके लिए ना एफर्मेशन काफी काम करेंगे. जैसे आई एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन द वे दे आर. ये एफर्मेशन अगर हम बार बार दोहराते रहेंगे ना, सुबह के टाइम पर, मॉर्निंग के टाइम पर, नाइट के टाइम पर, तो ये हमें काफी हेल्प करेगा. एफर्मेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं. और मेंटल प्रोजेक्शन अवे फ्रॉम द नाउ, तो हम जब विटनेस करते रहेंगे ना खुद को, कि हमने अभी हम दूसरी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो उस वक्त अगर हम खुद को याद दिलाए कि प्रेजेंट के बारे में सोचो, तो ये धीरे धीरे करके, एक बार में तो नहीं होगा क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है ऐसी, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं. इमोशनल लेवल पर हमें जब अनईजीनेस फील हो रही है, टेंशन फील हो रही है, बोर्डम फील हो रही है, नर्वसनेस फील हो रही है, तो इमोशंस कहाँ से जनरेट होते हैं? थॉट से ही जनरेट होते हैं. तो हमें फिर से अपनी थिंकिंग पे जाके चेक करना होगा कि हमने अभी सोचा क्या, जो हमें ऐसा ऐसा फील हो रहा है. फिर हम थिंकिंग पर फिर से जाएंगे और जो
थॉट्स है हमारे, कुछ अगर नेगेटिव थॉट्स है तो उनको माइंड के लेवल पर ही सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि ये काम हमारे बिना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी थॉट्स को सिर्फ और सिर्फ हम खुद देख सकते हैं। इसीलिए थिंकिंग लेवल पर हमें बहुत जरूरी है ध्यान रखने का। what are they seeking? Carl Jung tells in one of his books of a conversation he had with a Native American chief who pointed out to him that in his perception, most white people have tense faces, staring eyes, and a cruel demeanor. कार्ल जंग ने अपनी बुक में एक कॉन्वर्जेशन के बारे में लिखा था। एक नेटिव अमेरिकन चीफ के साथ में उनकी कॉन्वर्जेशन हुई थी, तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था उनकी परसेप्शन के अकॉर्डिंग, जो वाइट लोग होते हैं ना, वाइट पीपल जो होते हैं, वो बहुत ही उनके टेंस फेसेस होते हैं, वो स्टेयर करते हैं, उनकी स्टेयरिंग आईज होती है और क्रूएलिक डिमेनर होता है। ही सेड दे आर ऑलवेज सीकिंग समथिंग, व्हाट आर दे सीकिंग? तो उन्होंने बोला था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीख करते हैं, लेकिन वो सीख क्या करते हैं? डिवाइड्स ऑलवेज वांट समथिंग, उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। दे आर ऑलवेज अनईजी एंड रेस्टलेस, वो हमेशा अनईजी रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। वी डोंट नो व्हाट दे वांट, वी थिंक दे आर मैड, हमें नहीं पता उनको क्या चाहिए, हमें लगता है कि वो पागल है। The undercurrent of constant unease started long before the rise of Western industrial civilization. Of course, but in Western civilization, which now covers almost the entire globe, including most of the East, it manifests in an unprecedentedly acute form. जो ये कांस्टेंट अनइजीनेस है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से भी बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, जो कि अभी कवर करता है पूरे इंटायर ग्लोब को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अभी इंटायर ग्लोब को कवर करता है, क्योंकि लोग उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे। जैसे आप इंडिया में भी देखोगे तो होता है ना कि बहुत लोग उस तरह की ड्रेसिंग पसंद करते हैं। फिर जैसे लैंग्वेज होती है स्कूल में, वो सब भी लोग सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम ज्यादा अच्छा है, तो ये पूरे ग्लोब में फैल चुका है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द ईस्ट। ईस्ट में भी फैल गया है। इट मैनिफेस्ट इन एन अनप्रेसिडेंटली एक्यूट फॉर्म, और ये मैनिफेस्ट हो रहा है एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटली, हम बता नहीं सकते उस तरह से, एक बहुत बड़े फॉर्म में। It was already there at the time of Jesus, and it was there 600 years before that at the time of Buddha and long before that. तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जीसस के टाइम पे भी था, बुद्धा के टाइम से भी पहले था। Why are you always anxious? Jesus asked his disciples, can anxious thought add a single day to your life? जीसस ने अपने डिसाइपल से पूछा था कि आप हमेशा एंग्शियस क्यों रहते हो? क्या एंग्शियस थॉट से आपकी लाइफ में एक और दिन ऐड हो जाता है? एंड द बुद्धा टॉट दैट द रूट ऑफ सफरिंग इज टू बी फाउंड इन आवर कांस्टेंट वांटिंग एंड क्रेविंग। और बुद्धा ने क्या बताया था कि रूट ऑफ सफरिंग, सफरिंग की रूट क्या है? जब हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, वांट है हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ की क्रेविंग है, तो वही सफरिंग का रीजन होता है। Resistance to the now as a collective dysfunction is intrinsically connected to loss of awareness of being and forms the basis of our dehumanized industrial civilization। जब हम नाव को रेसिस्ट करते हैं, नाव को एक्सेप्ट नहीं करते, नाव को रेसिस्ट करते हैं, तो उससे कलेक्टिव डिसफंक्शन क्रिएट होता है, जो कि लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ बीइंग, मतलब बीइंग की तो अवेयरनेस हमारे अंदर है ही नहीं, और ये क्या फॉर्म करता है? जो हमारे डिह्यूमनाइज्ड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को फॉर्म करता है। फ्रूड बाय द वे also recognized the existence of this undercurrent of unease and wrote about it in his book Civilization and its Discontents। फ्रूड ने इसको रिकॉग्नाइज किया था और
उन्होंने अपनी एक बुक में भी लिखा था इसके बारे में, बट इट did not recognize the true root of the unease and failed to realize that freedom from it is possible. लेकिन उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि अनईजीनेस का ट्रू रूट क्या है। इसीलिए वो रियलाइज करने में फेल हो गए कि इससे हम फ्री भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमें रूट कॉज पता चल गया तो उससे फ्री होना हमारे लिए आसान हो जाएगा। This collective dysfunction has created a very unhappy and extraordinarily violent civilization that has become a threat not only to itself but also to all life on the planet. तो ये जो कलेक्टिव डिस्फंक्शन है इसकी वजह से एक अनहैप्पी अन और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वायलेंट सिविलाइजेशन क्रिएट हो गया है, जो कि अब थ्रेट। इस डिसफंक्शन की वजह से एक वेरी अनहैप्पी और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वायलेंट सिविलाइजेशन क्रिएट हो गई है। जैसे हमने बात करा ना कि एनर्जी फील्ड हमारी वैसी हो जाती है जब हमारे वैसे थॉट्स होते हैं, तो एनर्जी फील्ड भी हमारी उसी तरह की हो जाती है। और जब एक नेशन की वैसी एनर्जी फील्ड हो जाती है तो फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वायलेंट हो जाते हैं, फिर वो पूरी सिविलाइजेशन ही वैसी हो जाएगी। और उसके बाद में ये एक थ्रेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ उसको नहीं बल्कि लाइफ में जितने प्लैनेट्स हैं, मतलब प्लैनेट के ऊपर जितनी लाइफ्स है सभी को एक थ्रेट रहेगा। मतलब जिस नेशन में इस तरह की सिविलाइजेशन क्रिएट हो गई तो उस नेशन को तो खुद से थ्रेट रहेगा ही, क्योंकि उसमें लोग ही वैसे हैं। और बाकी पूरे के पूरे प्लैनेट में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, कितनी लाइफ्स हैं, उन सबको भी ये थ्रेट महसूस होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं सेशन। अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। वेट अ सेकेंड। ये क्वेश्चंस हमारे ग्रुप में भी पोस्ट होंगे, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, आप उधर पे भी इनको आंसर कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी ये पोस्ट हो जाएंगे। In this chapter, the author has discussed in length about ordinary and deep unconsciousness. How has this raised your awareness and helped you identify and acknowledge your level of consciousness? Why is it important to be present even in normal circumstances? जैसे कि इस चैप्टर में आज के सेशन में हमने क्या देखा था, ऑर्डिनरी और डीप अनकॉन्शियसनेस के बारे में हमने बहुत डिटेल में जाना। तो फिर हमारी जो अवेयरनेस अभी क्रिएट हुई, क्योंकि ऑथर ने बोला ना कि हमें खुद को देखना है, खुद को मतलब एक विटनेस की तरह अपनी थॉट्स इमोशंस को चेक करना है। तो आप चेक करके बताइए आपकी कॉन्शियसनेस की लेवल कैसी है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए कि हम प्रेजेंट मोमेंट में ही रहे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी। जैसे ऑथर ने बताया कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी जब हम प्रेजेंट रहेंगे तभी हम लाइफ की, जब चैलेंजेस हमें लाइफ ऑफर करेंगी तभी भी हम नॉर्मली थोड़ा रिएक्ट, मतलब रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। रिएक्शन तो अनकॉन्शियसनेस में होता है। सेकंड क्वेश्चन, डू यू फील रिजेंटमेंट एंड रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्सन? क्या आप रिजेंटमेंट या रेजिस्टेंस किसी सिचुएशन या पर्सन के लिए फील करते हैं? एज द ऑथर सजेस्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इनर पीस, नोबडी एल्स इज। ऑथर ने क्या सजेस्ट किया था, अपनी जो इनर पीस के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई और नहीं। हाउ कैन यू मॉनिटर योर इनर स्टेट, स्टॉप resonating to these feelings and drop the negativity that your mind has created? तो अपने इनर स्टेट को आप कैसे मॉनिटर करते हो, कैसे अपनी फीलिंग्स से रिजोनेट करना, खुद को आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं, और जो नेगेटिविटी है अपने माइंड ने जो नेगेटिविटी क्रिएट करी है इगोइक माइंड ने, उसको कैसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हमें आंसर करने हैं आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी।
मैं सिस्टर। हाँ तो सिस्टर, हाँ जी। बोलिए। नहीं, मैं